नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का सबसे पहला चैप्टर, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। तो देख लेते हैं पहले हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले ग्रेविटेशन क्या होता है वो हम देखेंगे इस चैप्टर में। फिर इसके बाद सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में जानेंगे। फिर तीसरा जो है केपलर्स लॉ क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। फिर इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा जिसे कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फिर फ्री फॉल क्या होता है और एस्केप वेलोसिटी। और जहाँ तक है इस लेक्चर की बात, इस लेक्चर में हम शुरू के सिर्फ 4 टॉपिक्स ही करने वाले हैं और 2 न्यूमेरिकल्स। ये बचे हुए 3 टॉपिक्स हम अगले लेक्चर में करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि फोर्स क्या होता है, क्योंकि हम लोग इस चैप्टर में फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जान लेते हैं कि फोर्स क्या होता है। मान लेते हैं एक कार है और अगर वो स्टेशनरी एक जगह पे रुकी हुई है तो उसको चलाने के लिए क्या लगता है? फोर्स। और मान लो वो कार चल रही है तो उसे अगर रोकना है तो उसके लिए भी फोर्स लगता है, चाहे तुम ब्रेक लगा दे या सामने कोई दीवार ला दे, तो अल्टीमेटली वो क्या होगा? रुक जाएगा। तो या तो अगर कार चल रही है और उसकी स्पीड को बढ़ाना है तो भी फोर्स लगेगा, घटाना है तो भी फोर्स लगेगा, रोकना है तो भी फोर्स लगेगा। तो फोर्स होता क्या है? फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट कैपेबल ऑफ चेंजिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है चेंजिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट। मतलब अगर वो रेस्ट पर है, बिल्कुल मूव नहीं कर रही है, तो उसे मूव कराने के लिए जो चीज चाहिए उसको हम लोग फोर्स कहते हैं। ठीक है। या तो मोशन ऑफ द पर्टिकुलर बॉडी ऑलरेडी मोशन में है और उसे हम लोग को डिस्टर्ब करना है, रोकना है, बढ़ाना है या कम करना है, तो उसके लिए भी जो चाहिए उसे हम लोग कहते हैं फोर्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात, फोर्स क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। तो फोर्स के पास एक डायरेक्शन भी है, जैसे मैंने एरो दिखाया है, कार इस तरफ चल रही है। इसका मतलब क्या है? वो कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स इस डायरेक्शन में चल रही है, मतलब वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं फोर्सेस के। ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद मैग्नेटिक फोर्स, सुना होगा आप लोगों ने, मैग्नेट भी देखा होगा। वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसे मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्जेस आपने देखा होगा। आप अगर एक स्केल ले, उसे किसी कपड़े में रब करें और कागज के ऊपर लगाए तो वो उसको चिपका लेता है। वहां पे जो फोर्स जनरेट होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फिर होता है फ्रिक्शनल फोर्स। किसी भी चीज को किसी सरफेस पर चलने के लिए, हम चलते हैं सड़कों पर, तो वहां पे हमारे और सड़क के बीच में एक फोर्स होता है जिसे कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। या ये कार यहाँ इस रोड पर चल रही है तो उसके टायर्स और इस जमीन के बीच में एक फोर्स है जिसे कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। फिर एक है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने एक्चुअल टॉपिक पर। ग्रेविटेशन नाम है जिसका। ग्रेविटेशन एक्चुअली एक क्वेश्चन से शुरू हुआ था, और ये क्वेश्चन किसके मन में आया था आप सबको पता है? न्यूटन के। उसने सोचा कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरते हैं, किसी एंगल पे क्यों नहीं जाते, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड ही क्यों नीचे गिरते सीधा, वो किसी तितली की तरह रैंडमली क्यों नहीं जाते, या तो वो हॉरिजेंटली क्यों नहीं फ्लाई हो जाते। व्हाई एप्पल फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड एंड नॉट एट एन एंगल टू द वर्टिकल, व्हाई डू दे नॉट फ्लाई ऑफ हॉरिजेंटल डायरेक्शन। ये कुछ सवाल उसके मन में आए थे। उसने काफी सोचा और सोचने के बाद इस कंक्लूजन में आया कि कोई तो है जो उसे अट्रैक्ट कर रहा है। अब उस समय उसने ये सोचा कि अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रहा है, और अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है सेंटर की तरफ, तभी तो वो वर्टिकली डाउनवर्ड आया। ठीक है, सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, इसीलिए एप्पल वर्टिकली नीचे गिरा, ना कि वो फ्लाई हो गया हॉरिजॉन्टली।
या इस फिगर में आप देख सकते हैं न्यूटन के ऊपर एक एप्पल है और ये एप्पल और न्यूटन के बीच में एक फोर्स है जो मैंने एफ से लिखा, मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। कुछ इसी प्रकार का फोर्स होता है मून और अर्थ के बीच में। मून के ऊपर अर्थ फोर्स लगाता है जिसको मैंने यहाँ पे एफ से रिप्रेजेंट किया है। इतना ही नहीं, जब अर्थ मून पे फोर्स लगा रहा है और मून भी अर्थ पे फोर्स लगा रहा है, लेकिन मून अर्थ पे तो नहीं गिर जाता, वो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहता है। तो वो क्यों होता है वो हम आगे देखेंगे। अब देखते हैं सर्कुलर मोशन क्या होता है और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, मोशन ऑफ एनी बॉडी इन अ सर्कल, मतलब किसी भी बॉडी का मोशन एक सर्कल में या ऐसे पाथ वे जो एक सर्कल का पार्ट है। मोशन ऑफ एनी बॉडी इन अ सर्कल और इन अ पाथ विच इज पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। मतलब कोई भी बॉडी अगर सर्कल में मूव कर रही है या ऐसे पाथ में मूव कर रही है जो सर्कल का पार्ट हो, मतलब आधा सर्कल या पूरा सर्कल हो या क्वार्टर सर्कल हो, तो वो भी सर्कुलर मोशन में आ जाएगा। और सर्कुलर मोशन जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, उस पार्टिकल पर फोर्स लगता है, उसे हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अ फोर्स दैट एक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कल, ठीक है। तो जो फोर्स लगता है किसी भी बॉडी पर जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्टेड रहता है। सेंट्रीपिटल का मतलब ही होता है सेंटर सीकिंग, मतलब द ऑब्जेक्ट ट्राई टू गो टुवर्ड्स द सेंटर, ऑब्जेक्ट सेंटर की तरफ जाने की कोशिश करता है। और इसका एक फॉर्मूला है जो कि इस तरह से दिया जाता है, एफ सी पी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एफ सी पी क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। एम क्या है? उस बॉडी का मास है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। वी क्या है? उस बॉडी का वेलोसिटी। और आर क्या है? रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। एक और इम्पोर्टेंट बात, यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स एक किसी टाइप का फोर्स नहीं है, एक नाम दिया गया है। सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह पे कोई भी हो सकता है, ग्रेविटेशनल हो सकता है, टेंशन हो सकता है, वो हम आगे देखेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर एक स्टोन है ब्लैक कलर का जिसको एक थ्रेड से बांधा गया और इस तरह से हम घुमा रहे हैं गोल गोल। तो ऊपर से देखने में स्टोन इस तरह से गोल गोल घूमता हुआ दिखाई देगा, मतलब वो कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है? सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अभी हमने देखा जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है जिसका डायरेक्शन सेंटर की तरफ होता है। तो यहाँ पे वो एरो से दिखाया गया है एफ सी पी, उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। मान लेते हैं स्टोन यहाँ तक पहुंचा, उसके बाद थ्रेड टूट गया। जब थ्रेड टूट जाएगा तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगना खत्म, तो वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करेगा, वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में फ्लाई हो जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले बताया, एफ सी पी सेंट्रीपिटल फोर्स एक नाम दिया गया है। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है? जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है, वो टेंशन एक टाइप का फोर्स होता है। अब कुछ एग्जांपल देख लेते। सबने देखा होगा मेलों में जाकर, ये जो फेरिस व्हील है इसमें मान लेते कैरेज में आप बैठे हैं, तो आप कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन। और आपके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा जिसका डायरेक्शन सेंटर की तरफ होगा। ये मेरी गो राउंड, इस पे कई लोग बैठे होंगे। यहाँ पे जो जितने लोग भी बैठे हैं ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं और इनके ऊपर एक फोर्स लग रहा है जो कि सेंटर की तरफ है। फिर यहाँ पे अर्थ है और ये सैटेलाइट है, वेदर सैटेलाइट मान लेते हैं इसको, तो ये भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और इसके ऊपर भी एक फोर्स लग रहा होगा सेंटर की तरफ जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। फिर मैंने पहले बताया कि सर्कुलर मोशन ऐसा मोशन होता है जो सर्कल पे हो या पार्ट ऑफ सर्कल पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रक है जो कि एक रोड पे चल रही है, पर ये रोड पूरी तरह से सर्कल नहीं है, आधा सर्कल है, सेमी सर्कल। तो ये मोशन भी सर्कुलर मोशन का ही पार्ट होगा और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि सेंटर की तरफ है। ये अपना कॉमन एग्जांपल सन और अर्थ के बीच में, यहाँ पर भी सेम फोर्स लग रहा होगा मून के ऊपर सेंटर की तरफ, जिसे हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये मोशन भी सर्कुलर मोशन है। नेक्स्ट केपलर्स लॉ। केपलर अपने टाइम पे एक बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉमर था जिसने स्पेस के बारे में कई चीजें पढ़ी थी, पर उसके पास उसका प्रूफ नहीं था। उसने बस अपने फिजिकल ऑब्जर्वेशन से स्टडी किए और उसको लिख दिए। केपलर लॉ पढ़ने के पहले उसके 3 लॉज है, वो लॉज पढ़ने के पहले हम देख लेते कि एलिप्स क्या होता है। मान लेते कि ये कोन है, बर्थडे कोन, बर्थडे पार्टीज में जो आप
टोपी पहनते हैं उसका शेप कुछ इस प्रकार होता है। वो कोन को अगर हम लोग ऊपर से कट करते हैं तो हमें ऊपर एक सर्कल दिखाई देगा। ऊपर से कट कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली कट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिखाई देगा, एक सर्कल। लेकिन अगर हम लोग उसको इंक्लाइन में कट करें, थोड़ा सा किसी एंगल पर ऑब्लिक कट दें, तो हम लोग को ऊपर जो शेप मिलेगा वो कुछ नहीं एलिप्स होगा और वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये जो ब्लू कलर में आप देख सकते हैं ये एलिप्स है। अब एलिप्स की कुछ खास बात होती है, इसके अंदर सर्कल के अंदर जिस प्रकार एक सेंटर होता है, वैसे एलिप्स के अंदर दो पॉइंट्स होते हैं जिसे हम सेंटर नहीं फोकस कहते हैं। और मान लेते हैं यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी पॉइंट लिया एलिप्स के ऊपर, ए लिया, बी लिया, सी लिया, आप कितने भी पॉइंट ले सकते हैं। हम यहाँ पे जस्ट एग्जांपल के लिए 3 पॉइंट्स ले रहे हैं, ए बी सी। तो अगर मैं AF1 AF2 को ऐड करूँ, फिर BF1 BF2 को ऐड करूँ और CF1 CF2 को ऐड करूँ, तो जो वैल्यू आएगी वो सेम होगी। ये खास बात होती है एलिप्स की। अब आ जाते हैं हम अपने केपलर के फर्स्ट लॉ पे। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स with the sun at one of the foci। जैसा कि देख सकते हैं एक प्लैनेट है जो एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, और वो ऑर्बिट कैसा है, एलिप्टिकल है, जिसमें सन एक फोकस पे है। फिर केपलर का दूसरा लॉ, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये क्या है, अब मान लेते हैं कि यहाँ पर सन है और यहाँ पे इस ऑर्बिट में कोई प्लैनेट उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो जब वो रिवॉल्व करता है तो उस टाइम पे मान लेते हैं सन और प्लैनेट के बीच में एक लाइन बनी हुई है जो कि AS है। फिर हम लोग यहाँ से अपना ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं और उसको 2 महीने का टाइम देते हैं। तो मान लेते हैं 2 महीने बाद वो A से घूमकर B पर आया। तो जब वो 2 महीने में A से B तक आएगा तो कुछ एरिया कवर करेगा ये लाइन, ठीक है। तो ये ब्लू वाला लाइन एरिया जो है वो एरिया 1 है। फिर कुछ समय प्लैनेट को छोड़ देते हैं वैसे ही, फिर वो मान लेते हैं C पे आया, फिर हम अपना ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं और 2 महीने का टाइम देते हैं। 2 महीने में मान लेते हैं वो D पर आया, तो वापस से जब वो C से D पर आएगा तो ये जो लाइन है CS वो एरिया कवर करेगी, सेकेंड वाला ब्लू कलर। फिर प्लैनेट को छोड़ देते हैं, वो E पर आएगा, फिर 2 महीने का टाइम देते हैं उसे और वो 2 महीने में E से F में आएगा। तो ये जो लाइन है ES ये कुछ एरिया बनाएगी, थर्ड वाला ब्लू कलर। अब यहाँ पे आप ध्यान देना, मैंने कहा हर बार मैंने 2 महीने का टाइम लिया, 2 महीने का टाइम मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो वो जो एरिया होगा ये पहला वाला ब्लू वाला, दूसरा वाला, ठीक है, ये सारे एरिया सेम होंगे। मतलब एरिया ASB, एरिया ASB ये फर्स्ट वाला ब्लू, फिर दूसरा एरिया एरिया DCS ये सेकंड वाला ब्लू एरिया, और तीसरा एरिया FSE ये तीनों एरियाज सेम होंगे, ठीक है। याद रखना यहाँ पे इक्वल एरिया कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। फिर थर्ड लॉ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इसी लॉ का न्यूटन ने भी यूज किया था अपने थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन के लिए। अब ये क्या बोलता है, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन is directly proportional to cube of mean or average distance of a planet from the sun। मतलब मान लेते हैं कि कोई प्लैनेट है जिसका एवरेज डिस्टेंस सन से R है और उसको T टाइम लगता है एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। यहाँ पे प्लैनेट P है सपोज, वो यहाँ इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में अपना रिवॉल्यूशन करता है और उसे यहाँ से पूरा घूम कर वापस से अपने जगह पर पहुँचने में T टाइम लगता है। और मान लेते हैं कि सन से जब वो यहाँ पर है उसका डिस्टेंस R1 है, जब वो यहाँ पर है तो उसका डिस्टेंस सन से R2 है, और वो जब यहाँ पर है तो उसका डिस्टेंस R3 है। तो ये तीनों डिस्टेंस का अगर हम मीन लेते हैं, मीन या एवरेज, तो वो डिस्टेंस R आएगा। तो उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, T स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। मतलब स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन और एवरेज डिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा है जो कि एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हमको हटाना पड़ता है, तो वो जब हटेगा तो इक्वल टू आएगा और यहाँ पे के आएगा। के क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। तो यहाँ पर टी स्क्वायर और ये आर क्यूब को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में लाता हूँ तो यहाँ पे वो मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे आके डिवीजन में आ जाएगा, जो कि क्या है, एक कांस्टेंट है, ये के है। ये
हमारे बहुत काम का है, इसे याद रखना आगे। R1 प्लस R2 प्लस R3 अपॉन 3 ये है कि एक्चुअली में मीन लिया है मैंने, पहले बताया ना कि R क्या है, एवरेज डिस्टेंस है या मीन डिस्टेंस है, तो मीन इस तरह से लेते हैं, मैथ्स में पढ़ा होगा। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अब ये थियरी क्या बोलती है, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डिफाइनाइट फोर्स। मतलब इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मोबाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा है और आप मोबाइल को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। यही नहीं कि सिर्फ प्लैनेट से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, हर चीज दुनिया में, हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विथ डिफाइनाइट फोर्स। अब वो फोर्स कितना होता है, मान लेते हैं ये फोर्स, ये एक बॉडी है जिसका मास m1 है, दूसरा बॉडी है जिसका मास m2 है, वो दोनों एक दूसरे से d डिस्टेंस पे रखे हुए, मतलब उन दोनों के बीच में कितना गैप है, d का। तो ये फोर्स कितना होगा, फोर्स F कितना होगा, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। मतलब इन दोनों मासेस का मल्टीप्लीकेशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, दैट इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ m1 इंटू m2। और दूसरा स्टेटमेंट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, मतलब F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, मतलब ये d का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है d है तो उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो, ठीक है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अभी एग्जाम में ये याद रखना है, यहाँ पे स्क्वायर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे स्क्वायर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोग भूल जाते हैं तो वहाँ पे उनके मार्क्स जाते हैं। अगर मैं इसको कंबाइन करता हूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं, अल्फा ऐसा ही रहेगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, m1 m2 ऊपर है तो वो ऊपर लिखा, d स्क्वायर नीचे है तो नीचे लिखा। अब यहाँ पर भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा, अल्फा हटेगा तो अल्फा को हटाया तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आया g, इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और उसका एक नाम दिया हुआ है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब ये पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में सेम रहने वाला है, इसको जी ही लिखेंगे, कैपिटल जी। इस गलती से भी इसे स्मॉल जी वगैरह कुछ मत करना। और इसका कुछ तो वैल्यू होता है जो कि डिफाइन किया गया प्रैक्टिकली, वो होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये वैल्यू भी स्टैंडर्ड है, फिक्स्ड है, आपको याद रखना पड़ेगा। एक बार वापस से बता देता हूँ कि लॉ क्या कहता है कि दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी चीजें हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद अ डिफाइनाइट फोर्स, और वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके मासेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, ठीक है। अब उस लॉ के कुछ मतलब, द above law means that if the mass of one object is double, the force between the two objects also double। मतलब कि अगर हम जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं m1 और m2, जिसका मास है m1 और m2, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट में से किसी का मास अगर हम लोग डबल कर देते तो फोर्स जो होगा उनके बीच में, ये F वो भी डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट, अगर हम लोग डिस्टेंस बढ़ा देते हैं या डबल कर देते हैं, डिस्टेंस डबल कर देते हैं तो यहाँ पे फोर्स कम हो जाएगा बाय फैक्टर ऑफ 4। 4 से क्यों? क्योंकि हम डबल कर रहे हैं और 2 का स्क्वायर होता है 4, और कम हो रहा है क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ये फोर्स एक्ट कहाँ पे करता है, मैंने पहले ही बताया कि हर फोर्स का एक डायरेक्शन होता है, तो ग्रेविटेशन फोर्स का भी एक डायरेक्शन होगा। तो ये फोर्स अगर बॉडी स्फेरिकल है तो उनके एक्चुअल सेंटर को, यहाँ पे अगर इसका सेंटर है और यहाँ पे इसका सेंटर है, उसको अगर हम कनेक्ट करते हैं, मतलब कुछ इस प्रकार, यहाँ पे अगर सेंटर है इसका और यहाँ पे सेकेंड ऑब्जेक्ट का सेंटर है, तो उन सेंटर को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो इस लाइन पे वो एक्ट करता है, ठीक है। और उनके बीच में डिस्टेंस डी लेते हैं हम लोग। इन केस अगर वो स्फेरिकल नहीं है या इरेगुलर शेप में है, जैसे वो इंसान है या कोई पत्थर है, तो हम लोग उस केस में हम लोग सेंटर ऑफ मास कंसीडर करते हैं, और उस सेंटर ऑफ मास को कनेक्ट करने के बाद जो लाइन बनती है वहां पर ही ये फोर्स एक्ट करता है। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड द ऑब्जेक्ट। मतलब एक पॉइंट होता है वो बॉडी के इनसाइड भी हो सकता है या तो वो बॉडी के आउटसाइड भी, मतलब बॉडी के अंदर या बाहर, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे हम लोग मानते हैं कि उसका टोटल मास
कंसंट्रेटेड है। मतलब वो ऑब्जेक्ट भले कितना भी बड़ा हो पर वो उसका सारा मास एक छोटे से पॉइंट में ही कंसंट्रेटेड है। उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास। जैसे मान लेते हैं ये ट्राइंगल है, तो इसके सेंटर पे इसका पूरा पूरा मास इसके सेंटर पे ही उसका कंसंट्रेटेड है, और उस पॉइंट को, इस ब्लैक पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ मास। अब अगर वो स्फेरिकल बॉडी है, परफेक्ट स्फेरिकल कोई बॉल हो, उस केस में उसका सेंटर ऑफ मास उसके एक्चुअल ज्योमेट्रिकल सेंटर पर ही होता है। अगर वो परफेक्ट स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होता है। ज्योमेट्रिकल सेंटर मतलब उसका एक्चुअल सेंटर, क्योंकि हर स्फीयर का सेंटर तो डिफाइंड होता है, उस सेंटर को हम लोग ज्योमेट्रिकल सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो उसके एक्चुअल सेंटर पर होता है उसका सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो ब्राउन कलर में है ये कुछ नहीं, उस स्फीयर का सेंटर ऑफ मास है। फिर नेक्स्ट, मैंने जैसा कि जब मैं थर्ड लॉ बता रहा था केपलर का, तभी बोला था कि थर्ड लॉ का यूज किया था न्यूटन ने। तो किस तरह से यूज किया था वो देखते हैं। मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल विद अ कांस्टेंट स्पीड v, जिसका स्पीड क्या है? v है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, उसका स्पीड v है, और सेंटर से उसका डिस्टेंस r है, और वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, मतलब एक सर्कल में वो मूव हो रहा है। ठीक है, तो मास m क्या है? उसका मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। r क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। t क्या है? टाइम टेकन फॉर वन रिवोल्यूशन, मतलब यहाँ से वापस से उसको रिटर्न होने में t टाइम लगता है। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। पर यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो किस ऑर्बिट में घूम रहा है? सर्कुलर ऑर्बिट में। तो सर्कल में जब वो घूमेगा तो सरकमफेरेंस डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्योंकि जब वो लीनियर ट्रेवल कर रहा है तो हम लोग डिस्टेंस क्या लेंगे? लेंथ लेंगे। और यहाँ पे सर्कल में घूम रहा है तो उसका डिस्टेंस सर्कुलर होगा, जिसके लिए हम लोग क्या लेंगे? सरकमफेरेंस। अब सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। तो हम लोग यहाँ पे स्पीड की जगह पे v लिखेंगे, सरकमफेरेंस की जगह पे 2πr, और टाइम की जगह पे क्या लिखेंगे? t। ये तो आपने पहले ही देखा होगा, एफ सी पी इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर। ये है क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे। तो और पहले ही बताया मैंने कि सेंट्रीपिटल फोर्स तब आता है जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे। अब यहाँ पे कुछ नहीं करूंगा मैं, जो v है वेलोसिटी, उसकी जगह पे 2πr अपॉन टी लिख दूंगा यहाँ पर। तो एफ एम अपॉन आर वैसे रहेगा, v की जगह पे 2πr अपॉन टी लिख दिया। फिर 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, टी का स्क्वायर टी स्क्वायर लिखा। ये आर यहाँ पे आ गया एज इट इज, और ये एम यहाँ पे आ गया एज इट इज। ठीक है, फिर नेक्स्ट केपलर लॉ का यूज करना है। केपलर का थर्ड लॉ क्या है? टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के, दैट इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे तो आर स्क्वायर है और यहाँ पे टी स्क्वायर है। टी स्क्वायर तो हमें चाहिए, वो है यहाँ पर आर क्यूब नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? उसको आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे आर स्क्वायर इंटू आर क्या बन जाएगा? आर क्यूब, और ये आर इंटू आर आर स्क्वायर बन जाएगा। फिर यहाँ पे मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूँ, 4m पाई स्क्वायर को यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आर क्यूब को सेपरेटली यहाँ पे लिख रहा हूँ, और ये आर स्क्वायर को यहाँ पे रख रहा हूँ, और ये टी स्क्वायर को यहाँ पे लिख रहा हूँ। मतलब 4m पाई स्क्वायर एक जगह पर, आर क्यूब अलग, फिर आर स्क्वायर यहाँ पे और टी स्क्वायर अलग, क्योंकि आर क्यूब टी स्क्वायर कुछ तो चाहिए हमको। एक और चीज, यहाँ पे आर क्यूब ऊपर है, यहाँ पे आर क्यूब नीचे है, टी स्क्वायर यहाँ पर नीचे, यहाँ पर ऊपर है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसका इन्वर्टेंडो ले लेंगे, मतलब इनवर्स ले लेंगे। आर क्यूब ऊपर टी स्क्वायर नीचे, तो ये क्या क्या बन जाएगा? 1/k। और वहां पे हम लोग उसको जस्ट यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देंगे? 1/k स्क्वायर। फिर से रीअरेंज करेंगे इसको। ये आर स्क्वायर को मैं यहीं पे रख रहा हूँ, 4m पाई स्क्वायर और k को एक साथ लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे 4 क्या है? कांस्टेंट है, मास किसी भी ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होने वाला। फिर पाई खुद एक कांस्टेंट है, और k थर्ड लॉ में हमने पहले ही देखा ये कांस्टेंट है। तो इन सब को हटा के मैंने एक वर्ड लिख दिया कांस्टेंट, तब इस पूरा टर्म ही कांस्टेंट है। फिर अब अभी हमने पहले ही देखा, जहाँ पे भी अल्फा होता है, मतलब
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन होता है उसको हटाते तो कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट हटाएंगे तो अल्फा आएगा, जस्ट रिवर्स कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², या बोल सकते हैं एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ये कुछ सिमिलर दिख रहा होगा आप लोगों को, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d², और एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d²। डी क्या है? डिस्टेंस। तो ये न्यूटन लॉ का सेकंड स्टेटमेंट था जो हमने पहले ही देखा। ये कुछ और नहीं, इनवर्स स्क्वायर लॉ है जो कि न्यूटन ने मैथमेटिकली डिराइव किया था केपलर के थर्ड लॉ से, क्योंकि केपलर के पास कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं था। न्यूटन ने ये प्रोसेस यूज़ किया और उसने बताया कि जो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। अब कुछ सॉल्व एग्जांपल देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? महेंद्र एंड विराट आर सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, देयर masses are 75 kg and 80 kg respectively. What is the gravitational force between them? मतलब महेंद्र और विराट बैठे हुए हैं, ठीक है, उनके बीच में डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर है। ये महेंद्र है, ये विराट है, उनके बीच में डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर है। और महेंद्र का मास कितना दिया हुआ है? 75 kg, और विराट का मास कितना दिया हुआ है? 80 kg। मतलब m1 इज इक्वल टू 75, m2 इज इक्वल टू 80 दिया हुआ है। और हमको क्या फाइंड करना है? f। यहाँ पे g याद रखो, या तो गिवन रहेगा क्वेश्चन में। g क्या है? 6.67 टू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? f इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। g का वैल्यू पुट करो 6.67 इंटू 10⁻11, m1 कितना है? 75, m2 कितना है? 80, डिस्टेंस कितना है? 1 का स्क्वायर। एक और याद रखना है, यहाँ पे सारे यूनिट ऐसा यूनिट में होना चाहिए, मतलब डिस्टेंस मीटर में होना चाहिए, मास केजी में, और जी में न्यूटन होना चाहिए, केजी स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, मतलब ये तो 1 है तो ये तो खत्म। 6.67 को 75 को 80 को मल्टीप्लाई करेंगे और पावर्स एडजस्ट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 4.002 इंटू 10⁻7 न्यूटन। अगर इसको हम लोग सिंपल भाषा में लिखे तो 0.00000 मतलब 6 बार 0 फिर 4। तो ये बहुत ही छोटा वैल्यू है, बहुत ही छोटा। मतलब हम बोलते हैं कि इनके बीच में हमको ऐसा लगता है कि कोई फोर्स नहीं है, अगर फोर्स होता तो ये अट्रैक्ट हो जाते, पर फोर्स तो है लेकिन बहुत ही छोटा है, इसीलिए महेंद्र विराट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। होगा भी तो उसको सालों लगेंगे वहां तक पहुंचने में, तब तक तो उठ के घर पर चले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन महेंद्र एंड विराट इज 4.002 इंटू 10⁻7 न्यूटन। अगला एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोलते हैं? इन द एग्जाम्पल, मतलब जो पुराना एग्जाम्पल था उसी एग्जाम्पल में, assuming that bench on which Mahendra is sitting is frictionless, मतलब उसका कोई फ्रिक्शन ही नहीं है, वो एकदम स्मूथ है। तो स्टार्टिंग विद जीरो वेलोसिटी, मतलब महेंद्र का इनिशियल वेलोसिटी 0 है। व्हाट विल बी महेंद्रा's velocity of motion towards the Virat after 1 second? Will this velocity change with time and how? ठीक है, तो यहाँ पे क्या, महेंद्र वही क्वेश्चन है सिर्फ, महेंद्र यहाँ पर बैठा हुआ है, विराट, और यहाँ पे एक अब बोला है कि मान लेते हैं कि जो बेंच है वो फ्रिक्शनल लेस है, मतलब ये एकदम स्मूथ है, और यहाँ पे महेंद्र का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट तो हो रहा है, ये तो हमने पहले ही देखा, भले फोर्स बहुत कम था पर अट्रैक्ट तो हो रहा है। अब अट्रैक्ट हो रहा है तो उसका कुछ तो वेलोसिटी होगा, तो वही वो पूछ रहा है कि क्या वेलोसिटी होगा जब वो विराट की तरफ आ रहा है 1 सेकेंड बाद, ठीक है। और इस वेलोसिटी के साथ क्या होगा, मतलब ये वेलोसिटी चेंज होता है टाइम के साथ, कैसे वो हम देखते हैं आगे, ठीक है। तो फोर्स कितना मान लिया हम लोगों ने? 4.002 इंटू 10⁻7 न्यूटन, जो कि पुराने क्वेश्चन में हम लोगों ने सॉल्व किया वही मिला। अब महेंद्र का मास कितना है? 75 kg। फिर न्यूटन सेकेंड लॉ, ये आपने 9th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, और वहीं से हम लोगों ने डिराइव किया F इज इक्वल टू एम ए बना। तो अगर हम लोग इसको रीअरेंज करें तो F अपॉन एम क्या बनेगा? ए बनेगा, मतलब ए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। एफ कितना है? 4.002 इंटू 10⁻7 न्यूटन, और एम कितना है? 75। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 5.34 इंटू 10⁻9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फिर न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन,
जो कि होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सीलरेशन, t क्या है, टाइम। तो पुट करते हैं। u मैंने 0 क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला ना स्टार्टिंग में 0 वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लिया। एक्सेलरेशन हमको ऊपर मिला कितना, 5.34 इंटू 10⁻⁹। टाइम कितना बोला उसने, 1 सेकेंड के बाद, तो टी की जगह पे मैंने 1 पुट किया, तो ये डायरेक्टली हम लोग को मिल गया 5.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड। अब इसको भी लिखे तो सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 0 फिर 5, तो ये भी बहुत छोटा वैल्यू है, मतलब ये मूव तो करेगा और उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 0.00, इतना बहुत ही कम है। ठीक है, तो वो मूव तो करेगा, फिर इस वेलोसिटी से बोल सकते हैं कि महेंद्र वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड विल बी 5.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड, विच इज एक्सट्रीमली स्मॉल वेलोसिटी, बहुत ही स्मॉल वेलोसिटी। तो क्वेश्चन का जो आंसर था वो मिल गया हमें कि कितनी वेलोसिटी होगी 1 सेकेंड बाद, वो कितनी होगी 5.34 इंटू 10⁻⁹। अब वो पूछ रहे हैं कि विल दिस वेलोसिटी चेंज, क्या ये वेलोसिटी चेंज होगी, ऑफ कोर्स चेंज होगी। क्यों चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन है और पॉजिटिव एक्सेलरेशन, मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी। एक्सेलरेशन जहाँ भी होगा वेलोसिटी बढ़ेगी, पर वो बढ़ेगा, धीरे ही बढ़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन भी कितना है देख सकते हैं यहाँ पे 5.34 इंटू 10⁻⁹, मतलब ये भी बहुत छोटा वैल्यू है। तो फोर्स है इनके बीच में, तो वेलोसिटी है, और फोर्स है तो इनके बीच में एक्सेलरेशन भी है, पर वो बहुत ही कम है, इसीलिए वो बहुत समय लगाएगा वहाँ पहुँचने में। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इसमें काफ़ी टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, मैं उस पर ट्राई करूँगा वीडियो बनाने का। और अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। आगे आने वाले हमारे और भी टॉपिक्स पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके। थैंक यू।